अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमारे पास आज चैप्टर 6 में डोजेज फॉर्म में हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र बेसिकली क्या चीज़ होती है? स्टेबलाइज़र बेसिकली स्टेबिलिटी को कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है आपकी फार्मूलेशन है, आइदर इट विल बी अ क्रीम और अ पेस्ट है, या इसके अलावा सिरप है, सस्पेंशन है, जो भी, अगर उसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट नहीं होगी या उस प्रोडक्ट की एफिकेसी अच्छी नहीं होगी। तो स्टेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इस वजह से हम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टेबिलिटी क्या है? द कैपेबिलिटी ऑफ अ फार्मूलेशन इन अ स्पेसिफिक कंटेनर टू रिमेन इट्स, ठीक हो गया? यानी कि कैपेबिलिटी से मुराद ये कैपेसिटी है। कैपेबिलिटी यानी कि उस फार्मूलेशन की आपकी एबिलिटी होनी, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने जो फार्मूलेशन बनाई है, फार्मूलेशन के बारे में हमें किस तरीके से और क्या रिमेन हमें उसमें देखना है। यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी होनी चाहिए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल मतलब ये फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये नहीं है कि आपने कोई सिरप वगैरह बनाया है या कोई क्रीम बनाई है तो उसमें माइक्रोबियल कंटेंट स्टार्ट हो गए या माइक्रोबियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है कि हमारे उसमें किसी भी किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा थेराप्यूटिक का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर किसी भी किस्म का, यानी कि आपकी प्रोडक्ट से आपको डिज़ायर्ड इफेक्ट मिले, यानी कि जो उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है या एक्टिव मेडिकेमेंट है, उससे आपका वो इंपॉर्टेंट जो रोल है या जो आपका फार्माकोलॉजिकल आपने यूज़ लेना है या डिज़ायर्ड इफेक्ट कह सकते हो आप, वो हमें पूरा मिले। इसके अलावा है टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन, यानी कि कोई भी आपने प्रोडक्ट ऐड बनाया है, फार्मूलेशन, अब कोई भी फार्मूलेशन बनाई है तो वो सिंपल एक ही केमिकल एक ही इंग्रेडिएंट से नहीं बनेगी, उसमें मुख्तलिफ किस्म के इंग्रेडिएंट हो, तो आपस में किसी का भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ना एक दूसरे के साथ ना ह्यूमन बॉडी के साथ, ठीक हो गया? तो ये जो है चीज़ें हमारे पास उसके अंदर सबसे बेहतर होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, जैसे हमारे पास सिरप्स वगैरह बने होते हैं, सिरप्स में आपने कभी भी देखा होगा ब्राउन कंटेनर यूज़ करते हैं, तो कभी भी आपका सिरप के अंदर जो भी सोल्यूशन डाला होता है उसका आपस में उसके साथ बॉटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। तो इसी तरह फ्री फ्रॉम टॉक्सिक इन्वायरमेंट होनी चाहिए, या उनकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं। जितनी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी ऑटोमेटिकली उतनी ही प्रोडक्ट की आपकी एफिकेसी भी बेहतर रहेगी, ठीक हो गया? इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। उससे क्या होता है? प्रिवेंट फ्रॉम डिटोरिएशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। डिटोरिएशन बेसिकली क्या चीज़ है? डैमेज वगैरह से प्रिवेंट करना, उसके अंदर किसी भी किस्म की डैमेज नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है? फ्री फ्रॉम, अपने एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है धूप से रेजिस्टेंस करना, ठीक है? यानी कि धूप से उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना है। प्रिवेंट फ्रॉम सनलाइट वैसे हमारे पास मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है, बट ये इसमें हमारे पास क्या ऐड है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हम का एक और दूसरा नाम भी उसको हम कहते हैं विटामिन सी, ठीक है? इसका क्या रोल है विटामिन सी का? ये हमारी धूप से रेजिस्टेंट करती है, स्किन को ग्लो में इफेक्ट देती है, ठीक है? जितने भी सन ब्लॉक्स वगैरह यूज़ होते हैं उसके अंदर ये सारे एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स जो हैं डाले जाते हैं, ताकि जो है आपकी धूप से भी प्रोटेक्शन है, स्किन की भी प्रोटेक्शन है और ओवरऑल आपका प्रोडक्ट भी बेहतर है, ठीक हो गया? इसके अलावा चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है? वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं मेटल्स के साथ, ये यानी कि ये ना चिलेट्स फॉर्म बना लेते हैं, मेटालिक फॉर्म होती है चिलेट्स बना लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर ये ना बनाएं तो जो मेटल्स होते हैं ना बेसिकली वो इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें उसको कंट्रोल करना होता है। हमने अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल बनाना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है एडिटिएट सोडियम, ठीक है? इसके अंदर चिलेटिंग एजेंट में हमारे पास एडिटिएट सोडियम यूज़ है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बफरिंग एजेंट, यूज टू रेजिस्ट द चेंज इन pH। अच्छा, अब आइदर आपकी प्रोडक्ट है उसको आपने डाइल्यूट कर लेना है, बफरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने लास्ट बफरिंग एजेंट में भी पढ़ा था, अगर एसिडिक कंडीशन है तो 1 to 7 है, 7 न्यूट्रल हो जाएगा, 7 to 14 है तो वो बेसिक हो जाएगा। तो हमने अपने सॉल्यूशन को ये चेक करना होता है कि आइदर वो डिपेंड अपॉन उसकी पीएच से उसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा, वो ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में तो नहीं है, ठीक है? इसमें हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सोडियम सिट्रेट है और सोडियम एसिटेट है, इसका हम एडिशन कर सकते हैं अपनी फार्मूलेशन में। और लास्ट नंबर पर हमारे पास है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव क्या है? एंटी माइक्रोबियल यानी कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है? एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, एंटी का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स हैं। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है? यानी कि इससे हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करना होता है, कंट्रोल करना होता है। मोस्टली जो है ये पेरेंटल्स में ज़रा ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ना। पेरेंटल्स यानी कि जितनी भी हमारे पास इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस होती हैं वो सारी की सारी हमारी फ्री फ्रॉम पायरोजेंस होती हैं, ठीक है? स्टेराइल एरिया से पास की हुई होती हैं, और इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बेहतर होते हैं, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रहते हैं,
ठीक है, तो ये थे हमारे पास स्टेबिलिटी के अपने इफेक्ट सारे, स्टेबिलिटी के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है, और स्टेबिलिटी से हमारी प्रोडक्ट को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।